छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को कैश, पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसकी जानकारी खुद भूपेश बघेल ने दी। 33 लाख रुपया नकद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। खेती के अलावा डेयरी भी है। घर में इतना कैश कहां से आया, इसके बारे में भी भूपेश बघेल ने बताया। 33 लाख रुपया भी हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था, नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कबासी लखमा से पूछताछ के बाद ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद बीजेपी ने भी भूपेश बघेल को निशाने पर ले लिया। भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी की टीम पर हमला भी हो गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम रेड के बाद बघेल के घर से जैसे ही बाहर निकल रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हंगामे की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के भिलाई की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। लेकिन रेड खत्म कर ईडी की टीम जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही बघेल के समर्थक सामने आ गए। जांच टीम को घेर लिया, गाड़ियों पर चढ़ गए, हमला किया। हालांकि सुरक्षा का बंदोबस्त पहले से तगड़ा था, ऐसे में जल्दी ही ईडी वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल बघेल के घर ईडी की टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए थे और फिर अंदर छापेमारी और बाहर नारेबाजी चलती रही। इसके बाद बघेल ने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कुल मिला के बदनाम करना, बताना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। और चलिए 7 सेकंड न्यूज में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो कि कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से एक बार फिर ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय सुर्खियों में आ गया है। यहाँ पर कैंपस के अंदर देश विरोधी नारे लिखे हुए मिले हैं। तो आपको बता दें, जादवपुर विश्वविद्यालय जो कि कलकत्ता का विख्यात यहाँ पर विश्वविद्यालय है, और ऐसे में कई बार यहाँ पर जो छात्र हैं वो उपद्रव करते नजर आए। कहा जा रहा है कि कुछ वामपंथी छात्र हैं जिन्होंने ये देशद्रोही स्लोगन्स लिखे, नारे लिखे, और उन छात्रों पर एफआईआर भी करने की तैयारी चल रही है। और आपको बताते चले कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी स्लोगन्स जो हैं वो दीवारों पर लिखे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। संसद में आज हंगामे के जोरदार आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो वहीं विपक्ष वोटर लिस्ट, बेरोजगारी, महंगाई और टैरिफ को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। देखिए, संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आज फिर हंगामा हो सकता है। 0 आवर में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की मांग की है। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर लोकसभा में चर्चा की मांग की है, लेकिन विपक्ष की मांग पर सरकार का अपना तर्क है। ये अपनी गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि ये जन विरोधी है, जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। लास्ट में ईवीएम और मतदाता सूची पर ही आकर के अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की अहम बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। इलेक्टोरल लिस्ट है और वर्किंग ऑफ द और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, उस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारे मुद्दे होंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ था। और 7 सेकंड न्यूज में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। वो मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय लिखने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा इतिहास के खास पलों को फिर से ताजा करेगी। पीएम मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें भारतीय सुरक्षा बल का एक दल भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा।
जिसमें भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम शामिल होगी। इस दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इनमें क्षमता निर्माण, व्यापार और सीमा पर वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौते शामिल हैं। भारत और मॉरिशस ने साल 2021 के व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के जरिए अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उनका मॉरिशस दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नया और उज्जवल अध्याय शुरू करेगा। मॉरिशस की कुल जनसंख्या में करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं। 2015 में जब पीएम मोदी ने गंगा तालाब का दौरा किया था तो मां गंगा को नमन करने के साथ भारत मॉरिशस के आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत किया था। और साथ के न्यूज में अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में स्मारकों के लिए खजाना खोल दिया है। फडणवीस सरकार अब दूसरे राज्यों में शिवाजी महाराज के स्मारक बनवाएगी। यहाँ पर स्मारक बनवाए जाएंगे, उनमें यूपी और हरियाणा राज्य भी शामिल है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। इसमें खास बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार के बजट में कई स्मारक बनाने की बात कही गई है। बजट में संभाजी महाराज के भव्य स्मारक पर जोर दिया गया है। कोंकण के संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा के पानीपत में भी स्मारक बनेगा। इतना ही नहीं, बजट में लाडली बहन योजना के लिए धन तो आवंटित किया गया है, लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया कि लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपए कब से मिलेंगे। मैंने असेंबली इलेक्शन में मदद करने बहुत सारे मैंने वहाँ मेरे कैंडिडेट में गया था, लेकिन कभी भी जाहिरनामा किया था उसमें ये था ये सही है, इसके बारे में हम सोचकर आगे जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के बजट पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने सरकार के बजट को जुमले वाला बजट बताया है, जबकि एकनाथ शिंदे ने इसे चैंपियन वाला बजट कह दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद लौटी महायुति सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि कुल 7 लाख करोड़ का बजट विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करने वाला और राज्य के विकास की रफ्तार को गति देगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो बजट को चैंपियन बजट बताया। पिछले 2.5 साल में जो शाश्वत और सर्वांगीण जो विकास हो रहा था उसको और तेज करने वाला, गति देने वाला ये अर्थसंकल्प, ये बजट है। लेकिन उद्धव ठाकरे को फडणवीस सरकार का बजट रास नहीं आया। उन्होंने बजट को जुमला बजट करार दिया। कुछ नहीं है, सरकार झूठे उनके वादे है, सारे वादे तो है ही नहीं, यांचा तो जुमला नामा। शरद पवार की एनसीपी को भी महाराष्ट्र सरकार का बजट नहीं भाया। महाराष्ट्र की बात करें तो अभी लोग कहना चालू कर दिए, क्या हुआ आपका वादा, इलेक्शन के पहले आपने फायदा लिया हमारे मत का और अभी आपने हमारे मत का किया सौदा। ऐसी आज की परिस्थिति है। और यूपी के संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुम्मे के बयान का बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने समर्थन करते हुए और बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। देखिए, यूपी से शुरू हुई जुम्मा बनाम होली की बहस अब बिहार तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सलाह दी है कि होली वाले दिन मुस्लिमों को दिल बड़ा करके बाहर निकलना चाहिए। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें। बिहार के चुनावी साल में ऐसे बयान से बवाल मचना लाजमी था। ऐसे में तेजस्वी यादव बचौल के बाप दादा तक चले गए तो राबड़ी देवी ने भी मोर्चा खोल दिया। सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। लोग संस्कारहीन है, इसीलिए जबान बोलते हैं। जन सुराज के प्रशांत किशोर भी आरजेडी नेताओं के सुर में सुर मिलाते नजर आए। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। होली पर मुसलमान घर से न निकले, बीजेपी विधायक बचौल के इस बयान पर जेडीयू ने भी बीच की लकीर पकड़ी और भाईचारे का पैगाम दिया। जुमा की नमाज की अदायगी मस्जिद में ही होती है, भाईचारा बना के चले, दोनों लोग बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे मस्जिद में और होली का त्योहार ही मनाया जाएगा। तो जदयू ने यहाँ बीच की लाइन पकड़ी है, लेकिन आगे कब तक जदयू इन सब विभाजनों को बचा पाएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जबान पर हिंदू इन दिनों बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पर छिड़ी बहस के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बयान देकर के सियासी पारा गर्म कर दिया है। देखिए,
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा करेंगे। 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार भरने के बाद सियासत भी तेज हो गई। राबड़ी देवी ने बागेश्वर धाम सरकार के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। विपक्ष के हमलावर होने के बाद बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया और विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताया। पप्पू यादव के बयान की तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। हालांकि खुद धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कह चुके हैं कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं है, बल्कि हिंदुओं को जगाना है। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र करके एकता और अखंडता का संदेश दिया है। उन्होंने जातिवाद की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए और साथ ही अपील की है कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। महाराष्ट्र चुनावों में सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। अब एक बार फिर सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए बयान दिया है कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए विपक्ष को भी निशाने पर लिया। जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक महाकुंभ का आयोजन बना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। दरअसल बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने 3 साल बेमिसाल सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम किया था, जिसमें सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे, जिन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। और हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी जहां मंदिरों के पैसे पर ढाका बता रही है, तो वहीं सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि इसकी शुरुआत तो बीजेपी सरकार से ही हुई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि पूर्व बीजेपी सरकार ने मंदिरों का 28 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए लिया था। 28 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी ने अपनी योजनाओं के लिए लिया। अब देखने की बात ये है, खुद करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है और अब वो मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल अपनी योजनाओं में करना चाह रही है। ने कभी भी सरकार की योजना के लिए, सरकार के योजना के लिए मंदिर का पैसा नहीं मांगा। और यहाँ नोटिफिकेशन हुई है 2 स्कीमों के लिए, सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए। एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ मंदिर में जो चढ़ावा श्रद्धा से दिया गया है उस पैसे को सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए मांगे। इसलिए नैतिक अधिकार उसमें इनका बनता नहीं। और मध्य प्रदेश के महू में शांति बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। 17 और उपद्रवियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। तो वहीं दूसरी और इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने 24 से ज्यादा अपराधियों का जुलूस भी निकाला है। ये सभी लोगों को धमकाकर शांति व्यवस्था में अड़चन डाल रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश के महू में भारत की जीत के बाद हुई हिंसा के बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने करीब 24 अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे शहर में जुलूस निकाला। इन बदमाशों के हाथों में रेड नोटिस थमाकर पूरे शहर में घुमाया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में पुलिस का खौफ इतना था कि वो कसम खा रहे थे कि वो कभी अपराध नहीं करेंगे। पुलिस ने बताया कि जिन बदमाशों का जुलूस निकाला गया वो लोगों को डरा धमका कर उनका जीना मुहाल किए हुए थे। ये वो गुंडे हैं जो सक्रिय हैं और समाज में अपराध कर रहे हैं, इनका अभी जुलूस निकाला गया है। वरन आने वाले समय पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें से चिन्हित किया जा रहा है कि किनका एनएसए किया जाए, किनका जिला बदल किया जाए। इंदौर पुलिस अब ऐसे ही दूसरे अपराधियों की तलाश में भी जुट गई है जो समाज में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे।
और संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीली इंजेक्शन देकर के हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक से आए 3 युवकों ने अंजाम दिया, जिसकी तलाश में अब भी पुलिस जुटी है। यूपी के संभल में जहरीला इंजेक्शन लगाकर बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 अज्ञात बदमाश बाइक से आए और बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी। यहाँ के गांव के प्रधान है को किसी ने इंजेक्शन मार दिया है। सुराग में मिले हैं पुलिस को, जल्द ही गिरफ्तार कर। गुलफाम सिंह यादव पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 2004 के विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गुन्नौर से चुनाव लड़ा था। वो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, गुलफाम सिंह यादव बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आरएसएस के जिला कार्यवाह, बीजेपी के महामंत्री पद पर भी रह चुके थे। गुलफाम सिंह यादव 2022 विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा के प्रभारी थे। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी प्रभारी रह चुके थे। उनकी पत्नी जावित्री लगातार 3 बार से गांव के प्रधान है और उनका बेटा भी ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। संभल पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। और हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराने के बाद टीम इंडिया के धुरंधरों का देश लौटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सभी खिलाड़ी अलग अलग फ्लाइट्स में अपने शहरों का रुख कर रहे हैं। देखिए, टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद रोहित शर्मा मुंबई लौट आए हैं। रोहित के स्वागत के लिए फैंस की भीड़ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी। जैसे ही रोहित बाहर आए, वहां हर किसी ने उनके नाम का नारा लगाकर उनका शानदार और भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद रोहित ने हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकलते हुए रोहित शर्मा और यहाँ कप्तान रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बेटी है उनके साथ यहाँ पर। रोहित के पीछे पूरे एयरपोर्ट का हुजूम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। भारतीय टीम को अपनी कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले हेड कोच गौतम गंभीर भारत लौट आए। वो दुबई से सीधे दिल्ली लौटे। उनके साथ तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी मौजूद थे। दरअसल टीम इंडिया दुबई से एक साथ नहीं आई है, बल्कि अलग अलग फ्लाइट से खिलाड़ी अपने अपने शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है और सभी खिलाड़ियों को अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीम से जुड़ना है। ऐसे में खिलाड़ियों की कोशिश है कि कुछ आराम करें और तरोताजा होकर आईपीएल में जाएं। और दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सर्वर डाउन की शिकायतें मिलने के बाद एलन मस्क ने बड़ा हमला बताया है। फिलिस्तीन समर्थक हैकर ग्रुप ने साइबर अटैक की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। देखिए, सोशल मीडिया एक्स के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने दावा किया है कि 3 बार साइबर अटैक हुआ है और ये सबसे बड़ा साइबर हमला है। अमेरिकी समय के मुताबिक कल सुबह 6 बजे पहला हमला हुआ, जब 20,538 यूजर्स ने दिक्कत की सूचना दी। हालांकि कुछ देर के बाद इसे ठीक कर लिया गया। बाद में 10 बजे फिर ऐसा ही एक्स पर साइबर हमला हुआ और करीब 40,000 से ज्यादा यूजर्स ने दोबारा रुकावट की जानकारी दी। कंपनी के इंजीनियर इसकी वजह समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि दोपहर 12:30 बजे फिर से अटैक हुआ, जिसकी 26,000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। दरअसल आउटेज के चलते एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके चलते यूजर्स नया पोस्ट और पेज ओपन नहीं कर पा रहे थे। एलन मस्क का दावा है कि ये साइबर अटैक किसी संगठन या देश की ओर से किए जा रहे हैं और रोज कई अटैक होते हैं, लेकिन ये काफी तैयारी के साथ किया गया अटैक है। और उत्तरी सागर में एक तेल टैंकर और कार्गो जहाज के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई, जिससे समुद्र में अफरा तफरी मच गया। देखिए, ब्रिटेन में बड़ा समुद्री हादसा हो गया। समंदर में तेल टैंकर और कार्गो शिप में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेल टैंकर के साथ ही मालवाहक जहाज आग का गोला बन गया। उत्तरी सागर में ईस्ट यॉर्कशायर के तट से करीब 10 मील दूर ये हादसा हुआ। आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। हादसे की जानकारी मिलते ही लाइफ बोट और तटरक्षक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। बचाव दल ने 37 क्रू मेंबर को बचा लिया है। हालांकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुर्तगाल का झंडा लगा कंटेनर जहाज सोलोंग स्कॉटलैंड के ग्रेंसमाउथ से नीदरलैंड के रॉटरडैम जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।